दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री पुस्तक से पॉलिटी क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है घेटो आइजेशन से क्या तात्पर्य है। घेटो आइजेशन से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है। तो घेटो आइजेशन का मतलब होता है दोस्तों मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं जब वहां से निकलने लगे हैं। इसका यह अर्थ होता मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बोले थे कि इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दीजिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिया करने के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटुआइजेशन होने लगता है। तो घेटुआइजेशन का मतलब पता चल गया होगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हास्याकरण का संबंध निम्नलिखित के अहसास से जुड़ा है। हास्याकरण का संबंध निम्नलिखित के अहसास से जुड़ा हुआ है। तो अभाव से, पूर्वाग्रह से और शक्ति विहीनता से, तीनों से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसे थोड़ा देख लेते हैं। देखा है कि हास्याकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हास्याई समुदाय है। दलित भी इस तरह का एक समुदाय है। इसी समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हास्याकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। ये दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजना की जरूरत को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, उन्हें उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है विस्थापित। उसे क्या कहा जाता है, विस्थापित कहा जाता है। देखिए विस्थापित ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता वो कहलाता है, वो कुपोषित कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है, कुपोषित कहलाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला अध्याय आ गया, अध्याय 8 हास्याकरण से निपटना। अध्याय 8 का नाम क्या है, हास्याकरण से निपटना। देखिए पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। उन्मूलन मतलब होता है उसको रद्द कर देना, खत्म करना होता है। अनुच्छेद 17 में है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह अनुच्छेद 16 के तहत जो है कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता से खिलाफ है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय एक चैप्टर है समानता, उसमें पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है, दलित शब्द से क्या तात्पर्य है। दलित का मतलब होता है दबा कुचला समाज होता है। दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूह ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था। इसे लाया था 1989 में लाया गया था। देखिए यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों एवं अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करे। तो ये तो इस तरह का अव्यवहार जो है वो समय से चलता आ रहा था, लेकिन लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह व्यवस्था जो यह समस्या जो है हिंसक रूप से लेने लगी थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोविजंस एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? इसे 1993 में लाया गया था। चलिए आगे साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया गया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों जिसमें 7 महिला ढूंढने वाले थे ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को आदेश दिया कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाइए अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्निवास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम निम्न वर्ष में पारित किया गया था। इसे 2006 में लाया गया था। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून में प्रस्ताव में कहा गया है कि यह कानून जमीनी और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को की मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। तो इससे जो है इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनस्पतियों वनवासियों के अधिकारों में आता है। अगला क्वेश्चन है, सुश्री सी के जानू का संबंध है। सुश्री सी के जानू का संबंध किससे है? इनका संबंध आदिवासी कार्यकर्ता के रूप में है। देखिए आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों पर दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। तो सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले से बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन वन विस्थापितों को पुनर्निवास देने के लिए मामूली या खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। ये है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अब अगला चैप्टर है अध्याय 9 जन सुविधाएं। चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और अनुच्छेद 21 के तहत ये सभी आता है दोस्तों।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है पानी का अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया। इसका मतलब है कि यह भी कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, जन सुविधाएं का क्या तात्पर्य है? तो जन सुविधाएं का मतलब होता है कि पानी के साथ साथ बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज जैसे अनिवार्य चीजें का सभी का इंतजाम समाज के सभी व्यक्ति के लिए करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। देखिए भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जन सुविधाएं मुहैया करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से डैश के ऊपर ही आनी चाहिए? तो सरकार के ऊपर ही आना चाहिए। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर आना चाहिए। तो यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोग की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन का अधिकार का जो आश्वासन दिया जाता है वो देश के सभी लोगों को प्राप्त हो, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी और तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। सरकार को जन सुविधाएं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? तो आप जो है हर साल सुनते हुए सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। तो बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान को ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों का योजना भी सामने रखती है। उसके बाद बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर जो है टैक्स होता है वो सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। तो जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का जो है सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए से पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। तो सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए, टैक्स के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। तो पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा पानी का खर्च उठा सके और केंद्र सरकार जो है जिन पर धन व्यय करती है, खर्च करती है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पोर्टो एलेग्रे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कहने का मतलब है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कि पोर्टो एलेग्रे कनाडा का शहर है, कनाडा का शहर है पोर्टो एलेग्रे कनाडा का शहर है। दूसरा कह रहा है इस शहर में दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। तीसरा कथन है कि इस शहर में पानी की औसत कीमत बहुत अधिक रखी गई है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी ऊपर तीनों कथन जो सही है। सॉरी सही नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा है? असत्य है। कौन सा कथन गलत है? ये सभी कथन गलत है। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए पोर्टो एलेग्रे वे सार्वजनिक जल आपूर्ति है। पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है, ना कि कनाडा का। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत जो है वो कमी रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में
जनसभाओं में ये जनता प्रबंधों को पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पानी को लेकर आपसी दंगे हो गए, जिसके बाद सरकार को जल आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथ में लेनी पड़ी। वो देश है बोलिविया देश है। तो ऐसे कुछ मामले में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ, इस कारण वहां जो बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए थे, तो बोलिविया आदि देशों में भी दंगे भी फैल गए। इसके दबाव में सरकार को जल आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथ से छीनकर दोबारा अपने हाथ में लेना पड़ा था। तो भारत के सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी भी सफलता जो है कुछ क्षेत्रों में है। देखिए आगे क्वेश्चन है, डैश में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। तो चेन्नई दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।